देख लेते हैं कल क्या किया था। ये देखो, देखो कल हमने ना आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट कर दिया था हमारा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी से दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बोला था हमने, है ना, कि कितनी आपको मिनिमम एनर्जी, गुड आफ्टरनून मनस्वी, कि कितनी आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोगों को पता है, 11th में किया होगा तो, है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा होगी 2 से देन 1, है ना। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग देखा था। फैक्टर इफेक्टिंग देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से ही बनने वाला है। ये जो मैंने 4 फैक्टर लिखे हैं, यहीं से घुमा फिरा के जो है तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना था कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। अब आपको जेड इफेक्टिव को देख के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सोचना है कि जेड इफेक्टिव मैम बोल रही है तो इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, देखो इधर, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा, है ना। अगर किसी ने मान लो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ है, कोई सामने आएगा, वो ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे हाथ को छुड़वाने के लिए। तो वही सेम चीज इसमें है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। दूसरा क्या फैक्टर है कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा अट्रैक्शन कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। साइज ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि पेनिट्रेशन पावर, वही, क्योंकि तुम्हें पता है एस क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, देन पी, फिर डी, फिर एफ। तो जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, तो एस वाले के केस में ज्यादा होगी, या आप इसको पेनिट्रेशन पावर की टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आयनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था, इसका लैंग्वेज समझना क्वाइट डिफिकल्ट, बट इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको आ जाएगा। तो अभी अंकुश ने भी ये पूछा था, तो मैं इसका एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इज मोर देन इट्स नेबर एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड। क्या बोला है? कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होंगे, नो डाउट वो स्टेबल है। ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन जो ये लाइन बोली है ना, इज मोर देन इट्स नेबर एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक बार मैंने ये आई थिंक एक, हाँ ये वाला कल मैंने करवा दिया था एग्जाम्पल, एक बार फिर देख लो इसको। बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। ठीक है, तो वैसे तो हमने ये सीखा है कि मैम लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज डिक्रीज होता है, और अगर साइज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो इसके हिसाब से तो, गुड आफ्टरनून बेटा, तो इसके हिसाब से तो कार्बन की ज्यादा होनी चाहिए, देन बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, देन बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए। फिर हमने दिमाग खोलना है थोड़ा, हमें दिमाग लगाना है हमारे फोर्थ वाले पॉइंट पे कि कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड तो नहीं है। अगर है फिर वहां पे 2 मिनट पॉज ले लो, है ना, रुक जाओ वहां पे। फिर देखो, तुम्हें पता है बेरिलियम की, आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम सबको आती होगी। अगर नहीं आती है तो इस क्लास के बाद सबसे पहले वही सीखेंगे। मेरे जो मुझसे पढ़ते हैं नीट वाले स्टूडेंट, जब मैं मिलूंगी आपसे 7 बजे और 8:30 बजे, मैं आपसे करवा के देखूंगी। और कोई अगर अटक गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वहीं पे तुम्हें चाटा लग जाएगा। ठीक है, इधर देखो 1s2 2s2 है, इसमें 1s2 2s2 2p1 है। आपको पता है फुल्ली फिल्ड है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक ही है। तो ज्यादा स्टेबल बेरिलियम हो गया। अब ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल है। अब किससे ज्यादा होगी? ये ध्यान रखना, ये किससे ज्यादा होगी? अपने पड़ोसी से ज्यादा होगी, ना कि रिश्तेदार से, दूर वाले रिश्तेदार से। समझे? क्या नाम है? अंकुश। ठीक है, तो ये अपने पड़ोसी से ज्यादा होगा। इसका पड़ोसी कौन है? बोरोन। कार्बन तो भैया इसका दूर वाला रिश्तेदार है, उससे नहीं होगी ज्यादा, सिर्फ बोरोन से ज्यादा होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये देखो, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6, और एल्यूमिनियम किसके नीचे आता है? बोरोन के नीचे आता है। देखना एक बार, बेटा मांगे बैंगन आलू और काशी गए शिव पार्वती, यही होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो वो फैक्टर लगाओ कि लेफ्ट टू राइट मैम साइज कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो सिलिकॉन की तो ज्यादा होगी, होनी चाहिए एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की होनी चाहिए फिर। लेकिन आपको पता है मैग्नीशियम तो भैया जी फुल्ली फिल्ड है, तो ये किससे ज्यादा होगा? अपने पड़ोसी से ज्यादा होगा। इसका पड़ोसी कौन है एल्यूमिनियम का? बोलो।
सॉरी उल्टा बोल दिया। मैग्नीशियम का पड़ोसी कौन है? एल्यूमिनियम है, ना कि सिलिकॉन। सिलिकॉन उसका दूर वाला रिश्तेदार है। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर मैं क्या लिखूं? इधर देखो, इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा सिलिकॉन, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ये किसका ऑर्डर लगाया मैंने? ये ध्यान रखना, पढ़ क्या रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर लगाया मैंने? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाया। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, अगर फिर भी इसमें भी किसी को डाउट है तो मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, जिसने कल मेरी ये वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको सोमेश सर से अलग से मांगने की जरूरत नहीं है कि सर हमें लिंक दे दो, लिंक दे दो। तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट किया करो, तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, बस सर दे दो, मैम दे दो। जो वहां पे आपको जो आपके क्या बोलते हैं, जो जेई वाले स्टूडेंट्स है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे लिखा होगा कोहोर्ट 1 खुशबू मैम, यस सर एंड शिवानी मैम। ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करना, वहां पे आपको दिखेगा फोटोन 12 आवर। वैसे तो किसी भी बैच में कर लेना, फोटोन 12 आवर में कर लो, 6 आवर में। तो तुम इस पे जाना, फोटोन 12 आवर पे क्लिक करना, वहां पे यूट्यूब की प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, वहां पे तुम्हारी सारी अपलोडेड हो जाएंगी। तो बार बार सर से कब तक मांगोगे? अपनी तो डेली क्लासेस चलेंगी, और हो सकता है कि सर बिजी हो, देने का टाइम ना हो, है ना। तो आप लोग, मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से करना है एक्सेस, तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो कि लिंक, क्योंकि पढ़ाया मैंने है। सर मुझे बोलेंगे, है ना, मैं सर को दूंगी, फिर सर तुम्हें देंगे। ठीक है, इससे बेटर है कि तुम डायरेक्टली मुझे अप्रोच करो, मैं आपको दे दूंगी। आगे चलिए। अरे मिटो दिया क्या मैंने? इसमें क्या था? सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। आगे चले हम। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक रेडियस हम ऑलरेडी, ओके, एटॉमिक रेडियस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, मैग्नीशियम ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? पीरियड की बात कर रहे हैं। जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में बात की थी, सेम हम आयनाइजेशन एनर्जी में बात करेंगे। तो अब तुम देखो, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हीलियम है, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? जल्दी देखो, बोलो बच्चा, तुम्हें सब आता है। और आपके जो अब हीलियम से 2 क्वेश्चन आए। हीलियम। क्या? मैम हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। एक मिनट रुको मैम, एमजी क्योंकि हीलियम मैम हाइड्रोजन की ज्यादा होगी ना, क्योंकि हीलियम तो नोबल गैस है, तो उसका रेडियस। उसको हाँ, निकालने में क्या हो गया प्रॉब्लम मैम? होगी फिर ना। ऊपर वो क्या लिख दिया? अरे सिलिकॉन की ज्यादा होगी, देन मैग्नीशियम की, देन एल्यूमिनियम की, यही तो लिखा है मैंने। एक मिनट, मैं ये वाला बता रही हूँ। एल्यूमिनियम का एमजी से थोड़ी ना ज्यादा होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख बेटा समीर। हाँ, हीलियम का, हाइड्रोजन का क्यों ज्यादा होगा भाई? मैम हीलियम की होगी। हीलियम की होगी, नोबल ऐसा गैस है नहीं भाई, होता। फुल्ली फिल्ड है बेचारा, उसको मत इग्नोर मारो। ठीक है, चलो आ जाओ। पीरियड 2 में क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि तुम पता चले कंफ्यूज हो जाओ कि मैं एटॉमिक रेडियस बता रहे हो या क्या बता रहे हो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ पीरियड 2 में, है ना। सेकंड पीरियड के ज्यादा, सेकंड पीरियड का मतलब क्या समझते हो? पीरियड नंबर से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? कोई बताएगा? एन की वैल्यू बता सकते हो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। ओके ओके, इधर आओ। यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? देखो, सबसे पहले मैं नीचे, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, नियोन की ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है, वैसे भी नोबल गैस की ज्यादा ही होगी। फिर फ्लोरीन की होगी, हाँ या ना? फिर आ जाओ यहाँ पे, होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, लेकिन हो किसकी जाएगी? नाइट्रोजन। क्यों हो जाएगी अंकुश? क्योंकि अंकुश, बोलो बोलो, क्यों हो जाएगी नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन से? हाँ, क्यों हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी? बताओ कोई, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से। मैम उसमें हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होगा ना? मैम पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तुम्हारा टेस्ट है मेरी क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, पढ़ के आना, 7 बजे वाले बच्चे और 8:30 वाले बच्चे। फिर आ जाओ यहाँ पे, देखो, फिर कार्बन की ज्यादा होगी, फिर होनी चाहिए बोरोन की, लेकिन किसकी ज्यादा हो जाएगी? जल्दी बोलो। बेरिलियम। पड़ोसी को देखना है। फिर लास्ट में लिथियम भैया जी आ जाएंगे। ठीक है, 38 स्टूडेंट्स। ओके, आगे चलो। ओके, आगे क्या होगा? वही सेम, आर्गन की ज्यादा होगी,
फिर क्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर क्या होगी, होनी चाहिए सल्फर की, लेकिन हो किसकी जाएगी, फास्फोरस की, Phosphorus. नाइट्रोजन का भाई जो है ना, सल्फर की, फिर सिलिकॉन की, फिर एल्यूमिनियम की होनी चाहिए ज्यादा, बट हो किसकी जाएगी, Magnesium. मैग्नीशियम की, देन सोडियम की, सबसे लास्ट में सोडियम जी आ जाएंगे। क्लियर हो गया, पीरियड 1 Aluminium. पीरियड, नहीं लिखा। हाँ जी बेटा, अच्छा भूल गई, Aluminium लिखा। एल्यूमिनियम, देन आपका सोडियम। आगे चलूं, Yes, ma'am. ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक्सेप्शन ना, पीरियड ना लेफ्ट टू राइट तो बहुत मजे से हम कर लेते हैं क्वेश्चन सोल्व, फंसते हम यहाँ पे है, कहाँ पे जहाँ पे हमें ग्रुप का देखना होता है। तो मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ग्रुप में क्या होता है, हम बोलते हैं बेटा जनरली, जो जनरल हमारा जो ट्रेंड है वो हम क्या बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, यही बोलते हैं हम। तो ठीक है, ये होता है, ध्यान रखना बेटा, ग्रुप 1, 2 और 15 to 18 कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने ये आप लोगों के लिए जान करके यहाँ पे लिखा है, ताकि जब आप नोट्स को रिवाइज करें ना तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैम बाकी में एक्सेप्शन होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 1, 2, 15, 16, 17, 18 में देयर इज नो एक्सेप्शन इन दीज ग्रुप्स, ठीक है। देयर इज एक्सेप्शन ओनली इन ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, बस उसमें एक्सेप्शन है, बाकी सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो जनरल हम ट्रेंड पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वही रहेगा, ठीक है। अब मैम ये बता दो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में क्या एक्सेप्शन है। देखो होना क्या चाहिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये होना चाहिए, हाँ या ना। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो इधर गैलियम और एल्यूमिनियम तो वैसे ही है जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था कि गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है उल्टा बोल दिया, गैलियम का एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज कम होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या, डाउन द ग्रुप आपको पता है डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे लिख दो कि जो डाउन द ग्रुप हो गया आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब मैम गैलियम की क्यों ज्यादा एल्यूमिनियम से, तो आप लोगों को वही फैक्टर करना है, वही फैक्टर लिखना है जो आपने एटॉमिक रेडियस में लिखा था। क्या फैक्टर लिखा था कि मैम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, और मैंने कहा था जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से गैलियम जो है एल्यूमिनियम के ऊपर आया। मैम ये थैलियम को आपने इतना क्यों ऊपर पहुंचा दिया, तो थैलियम बेटा सबसे ऊपर, बोरोन के डायरेक्ट बाद ही थैलियम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप थैलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आप देखोगे उसमें 4f वाली इलेक्ट्रॉन वाले 4f ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे 4f वाले में, ठीक है। तो इससे क्या होगा मैम, f वाला तो बहुत ही कम, बहुत ही खराब बकवास सा शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो उस केस में तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अट्रैक्शन इस केस में थैलियम में इतनी ज्यादा हो जाती है कि आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम से भी ज्यादा पहुंच जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके पीछे और कोई नहीं है, ब्रह्मास्त्र नहीं है कि मैं आपको बता दूं हो जाएगा। सिर्फ जितनी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उतनी दे देंगे, लेकिन एट द एंड याद तुम्हें ही रखना है, ठीक है। इसलिए मैं अलग से हाईलाइट करती जाऊंगी इन चीजों को, ताकि जब आप नोट्स को रिवाइज करें तो आपके माइंड में वो रिटेन रहे, ठीक है बेटा, बोलो। यस मैम। ओके, यस मैम। उसके बाद आओ ग्रुप 14 पे। ग्रुप 14 में क्या होता है, देखो इसमें इतनी एक्सेप्शन नहीं है, इसमें हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, काशी गए शिव पार्वती, क्या बोलते हैं काशी, इसका याद करने का तरीका है काशी गए शिव पार्वती। तो एसएन ऊपर आना चाहिए था, लेकिन बस इसमें क्या है, लेट ऊपर आ जाता है, रीजन वही है, रीजन वही है, वही 4f ऑर्बिटल में 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं, वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला। तो अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देती हूँ, ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करो तो आपको याद रहे कि मैम ने क्या बोला था। यस इकरा बेटा, ये वो है 11th का चैप्टर है, बताया होगा ना सुमेश सर ने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल इन लेड। समझ जाओगे जब नोट्स रिवाइज करोगे, यस मैम। ठीक है। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम है, कर लेना अपने आप ही, ठीक है। और अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ लिखते जाओ, और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो जब नोट्स बनाओगे तब लिख लेना, ठीक है। ओके 37 स्टूडेंट्स है, मतलब खराब है तुम लोगों का
काम, मतलब इतने कम बच्चे ज्वाइन करते हो, समझ में ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं बेटा, साथ साथ ना हम डी ब्लॉक के भी देख लेते हैं। डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी, वैसे तुम्हें याद होगा, तो मैंने जब डी ब्लॉक करवाया था तुम लोगों को, तो मैंने कहा था इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत लोचा है ना, क्योंकि जब कोई एलिमेंट्स जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो उस केस में एक्सेप्शन भी बहुत आ जाती है। तो डी ब्लॉक वाले के केस में इतना ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो हम कर लेते हैं। तो आप लोग कैसे ऑर्डर लगाओगे आयनाइजेशन एनर्जी का, तो देखो ध्यान से, जो ग्रुप 3 होता है इसमें आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो 3D वाले होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है देन 4D से, देन 5D से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, इट्स सफिशिएंट। ठीक है, जो ग्रुप 3 के होते हैं 3D सीरीज की सबसे ज्यादा, फिर 4D की, देन 5D की। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप 4 है, 5 है, 6 है और 10 है। मैम कैसे याद करेंगे, पहले लिख लो ग्रुप 3, फिर लिख लो 4, 5, 6। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले 5D आ जाता है, देन 4D आ जाता है, देन 3D आ जाता है। ठीक है, 5D 4D 3D, बस क्या करो, इसको रिवर्स कर दो। देख पा रहे हो, रिवर्स देखो, याद करने का थोड़ा बहुत तरीका बता सकती हूँ, करना तुम्हें ही है। उसके बाद मैम आगे 7, 8, 9, 10 को छोड़ दो, 11, 12 और जो छोड़ा है उसको ऊपर भेज दो। ठीक है, तो 10 चला जाएगा ग्रुप 4, 5, 6 के साथ और बाकी नीचे आ जाएंगे 7, 8, 9, 11, 12। तो इसमें क्या होता है मैम, इसमें बेटा क्या होता है 5D और इन दोनों को रिवर्स कर दो 3D देन 4D। ये रहता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, अब आप क्या करोगे मैम, अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी जब आप मेरी क्लास में आओगे 7 बजे, या जो बाकी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग क्या करेंगे, 3D में कौन कौन से आते हैं ट्रांजिशन मेटल वो लर्न करेंगे, 4D में कौन से आते हैं, 5D में कौन से आते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पता होगा, पता चले डी ब्लॉक के आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आ गया, आपको पता ही नहीं कि ट्रांजिशन मेटल कौन सी वाली सीरीज में, फिर लगा ट्रिक बताने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है आपको लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जब भी, क्योंकि हमारी इनऑर्गेनिक चल रही है, तो जब जब भी क्लास में आओगे इनऑर्गेनिक का तो भैया जिक्र होगा, और अगर होगा तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। एक बार मैं आज क्लास में याद करवा दूंगी। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स आप देख भी सकते हैं, निमोनिक्स देख सकते हैं गूगल पे, पता नहीं कितनी मिल जाएंगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हो सकता है आप में से बहुतों ने लर्न भी कर रखी हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताओ। हाँ मैम। यस Very मैम। चलो अभी क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना बिल्कुल ही बोरिंग लगेगी इनऑर्गेनिक। चलो अभी क्या करना है आपको, आपको कंपेयर करना है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2। अब क्वेश्चंस को समझना, आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 कंपेयर करनी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। तो याद रखना बेटा, जब भी तुम्हारे पेपर में आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा, तुम्हारा पहला काम होगा वो क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, फर्स्टली तुम्हें इनकी क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 7 होता है इसका, तो अभी तो मैं तुम्हें लिख के दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन में देखो बेटा कितना होता है 8, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, एक बार क्रोमियम और मैग्नीज को छोड़ देते हैं, हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं। ठीक है, चलो ओके, तो हम फर्स्ट बात करते हैं बेटा इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। अब तुम मुझे ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट नाइट्रोजन की ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की ज्यादा होगी? मैम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की। ओके, हरिओम जी राय जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया, बेटा कल भी तुम आके 5 मिनट में ही चले गए थे, आज भी ऐसा ही वो है क्या इरादा? ठीक है, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी मैम? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि 2p3 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो आप। मैं आपको पूरा नहीं लिखने दे रही, पूरी क्लास ली थी पक्का, मेरे को दिखे तो नहीं तुम लेकिन कल। ठीक है, तो p3 हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट वाली ज्यादा होगी। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी।
मैं Yes, आपको ना इलेक्ट्रॉन निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास स्पेस नहीं है और मैं ये भी सोच रही हूँ कि तुम लोगों को आता है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो यहाँ पे 2p2 बचेगा और ऑक्सीजन में कितना बचेगा बेटा, 2p3 बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद, मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2p3। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना जा रहे हो, कहाँ से निकालने जा रहे हो, 2p3 में से, तो वो तो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो कौन से वाला हो गया बेटा, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। क्लियर है? अब जल्दी से मुझे तुम लोग ना क्रोमियम और मैग्नीज का करके दो कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी एंड सेकंड वाली किसकी ज्यादा होगी। जल्दी से, इसका एटॉमिक नंबर है 24 और इसका है 25। जल्दी करो, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तुम करोगे और हैंड रेज कर लेना, ठीक है? कर लिया, सनाया ने कर लिया और अर्शिता ने कर लिया। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया अभी काम। ओके, अर्शिता तुम बताओ। मैम फर्स्ट मैग्नीज की ज्यादा होगी क्योंकि 3d5 होती है, ठीक है, और सेकंड वाली क्रोमियम की। ओके, ठीक है सबका। यस मैम। Yes, क्रोमियम ma'am. क्या होगी, ज्यादा होगी मैग्नीज से, है ना, यही बोला होगा तुमने। यस मैम। चल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वैसे नेक्स्ट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, तुम्हें क्या करना है, आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो ऐसे जब आए ना तो तुम लिख लिया करो ये कहाँ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि सेकंड पीरियड के हैं या कहाँ के हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या बताना है बेटा, कंपेयर करना है इन तीनों की आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और थर्ड वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आप लोग करना शुरू करो और हैंड रेस कर लेना, ठीक है। कहाँ पे लाई करते हैं ये भी देख लेना। ये क्या होता है, बेटा मांगे, और ये होता है बैंगन आलू, और ये होता है लीना, ठीक है। तो ऐसे रहता है हमारा पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन, ठीक है। अभी आप स्टार्ट करिए। करना आपको ही है ये। कौन बताएंगे ये, जय किशोर बताओगे आप, या हरिओम जी, या मनस्वी, आप तीनों में से कोई ओम, कोई बता सकता है तो बता दो, अगर हो तो यहाँ पे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक मिनट रुको, हाँ, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपको इनके आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, जैसे हमने ऊपर वाले की बताई ना, वैसे ही आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर लगाना है, 2 का लगाना है, 3 का लगाना है, कि किसकी 1 वाली ज्यादा होगी, किसकी 2 एंड किसकी 3 वाली, ठीक है। पहले ये करो, फर्स्ट वाली करो, सेकेंड एंड थर्ड को बाद में कर लेना। पहले आप मुझे ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट में किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की, Then sodium, then aluminium. यस मैम। Then sodium, सोडियम aluminium. एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम सोडियम, Yes ma'am. ऐसे नहीं, Aluminium. Ma'am, गलत नहीं magnesium, करना है। aluminium और sodium. क्या 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 बोला उसको? Magnesium, हाँ, sodium. फिर सोडियम आएगी। मैम उसके ऊपर 3s1, अरे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात कर रहे हो तुम लोग, सोडियम क्यों बोल रहे हो? लेफ्ट टू राइट क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? मैम मैंने भी तो ये बोला मैग्नीशियम ओके मैम, फाइन। समझे? रुको मैं समझाती हूँ। यस मैम। देखो पहले इधर देखो, लेफ्ट टू राइट मत भूल जाना, लेफ्ट टू राइट लिख लो कहीं पे, मेरे पास तो स्पेस भी नहीं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। increase. फिर ये देखो इधर, कहाँ गई मैं, ये देखो, पहले अपना वही वाला फैक्टर रखोगे, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फिर इस वाले फैक्टर को देखोगे। समझ रहे हो आप लोग? इधर देखो, यस मैम। यहाँ पे आओ। अभी होनी तो किसकी चाहिए, एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, देन मैग्नीशियम की होनी चाहिए, देन सोडियम। सोडियम भैया जी तो बाद में ही आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का पड़ोसी कौन है, मैग्नीशियम है, सोडियम तो दूर वाला रिश्तेदार है उसका,
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, ठीक है, समझे। तो सबसे पहले मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम, ठीक है, कर लोगे। आयनाइजेशन एनर्जी 2 और 3 कर Yes, लोगे। ma'am. 2 और 3 में आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर वो आपको चेक करना है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, आप पे छोड़ दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, फिर भी ma'am. किसी को नहीं समझ में आएगा, कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, उसके बाद आओ बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या ये वाला पॉइंट मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी अट्रैक्शन, उतना Z इफेक्टिव, और जितनी अट्रैक्शन उतनी ही तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो सही है? यस मैम। अभी तुम्हें यहाँ पे क्या Yes, बताना ma'am. है, अभी तुम्हें यहाँ बताना है बेटा ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो जल्दी से शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तुम्हारे आगे हैं। तो देखो, जो Z इफेक्टिव का ऑर्डर होगा वही सेम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो बस तुम एग्री करना कि सही किया या नहीं। फर्स्ट का तो ये वाला ऑर्डर आएगा Yes, ma'am. Fe3 प्लस Fe2 प्लस यस एंड मैम। सेकेंड वाले का Mn प्लस 7, ये देखो प्लस 7 है, ये प्लस 4 देन प्लस 2, ठीक है। इसका क्या आएगा मैम, O प्लस O माइनस 1 देन लास्ट में O माइनस 2, ठीक है, ये सारे कर लोगे। कैल्शियम प्लस 2, आर्गन क्लोरीन के ऊपर जब -1 है देन लास्ट में सल्फाइड, ये सल्फाइड है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बता दो तो इससे उल्टा हो जाता, ठीक है। उसमें हम क्या बोलते हैं कि रेडियस जो है वो नेगेटिव वाले की एनायनिक स्पीसीज की ज्यादा है, फिर न्यूट्रल वाले की, देन कैटायनिक स्पीसीज की, ये मत भूलना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज पूछूं आपसे कि Z इफेक्टिव का ऑर्डर बता दो, तो क्या करोगे, सेम ऑर्डर रहेगा एज दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है सभी को? यस मैम क्लियर। ठीक है, चलो आगे चलिए। मैम हाँ सुनाया। मैम Z इफेक्टिव क्या होता है? कौन पूछ रहा है? और सनाया कल वाली क्लास में नहीं थे? नो मैम, मिस हो गई थी कल वाली। ओके, तो Z इफेक्टिव देखो क्या होता है, Z क्या होता है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है ना, ठीक है, और जिसको आप न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हो, क्योंकि न्यूक्लियस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एटॉमिक नंबर होगा वो आपका क्या होगा, सारा का सारा प्रोटॉन्स की वजह से होगा, ठीक है। Z इफेक्टिव क्या होता है ना, Z इफेक्टिव अट्रैक्शन होता है। जैसे देखो, जैसे इधर देखो, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपके मान लो अंदर वाली शेल है और ये बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल है। सपोज करो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है सनाया, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, न्यूक्लियस किसको खींचता है, न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो अब तुम देखो, आप इस न्यूक्लियस की कितनी पावर है इसको खींचने की, वही Z इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो एक बात देखो, एक तो सिंपल ये है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें इनर वाली शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है अंदर वाली शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड बना के खड़े हैं ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज जितना फील करना चाहिए था ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना फील नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया जी अंदर बैठे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसको खींचने की पावर ही बेटा Z इफेक्टिव होती है। और ध्यान रखना, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सिर्फ हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगाते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन में सारा का सारा Z इफेक्टिव आपके न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है। और ध्यान रखना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो Z इफेक्टिव होता है वो लेस देन होता है आपके न्यूक्लियर चार्ज का। जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा 11, लेकिन Z इफेक्टिव 11 नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक एटॉमिक नंबर है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम ही होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम Z इफेक्टिव की बात नहीं करते हैं, ठीक है। फिर भी तुम्हें थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टार्टिंग का 10-15 मिनट का है, आप उसको देख लेना। बाकी यही है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ओके मैम। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन का मतलब समझते हो तुम लोग कि क्या क्या चीजें हो और हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से हम ये चारों चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका 3rd और 4th जहां से क्वेश्चन आते हैं। और मैं बोल रही हूँ संडे के टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन है,
ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि जो मैं करवाऊंगी उसी में से ही है, बस ये बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है बेटा इधर देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरा उससे लेना देना नहीं है कि संडे के टाइम, मेरा ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो वो किसके लिए पढ़ा रही हूँ, इसके लिए नहीं कि संडे के टेस्ट में क्वेश्चन है तो मुझे ये पढ़ाना है ना, नहीं ऐसा नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके नीट में आएगा, ये मेरे लिए मैटर करता है। ठीक है, तो अपनी भी जो प्रिपरेशन को है उसके अकॉर्डिंग ही करो। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें करने हैं, किसी भी हाल में करने हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चल उसके बाद आओ मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो ऑर्डर बताने से पहले हम ये देख लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है ना, तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, हाँ या ना बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटल का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो जो जितनी जल्दी गेन करेगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या डायरेक्टली होगा। क्यों, देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाती हूँ, टॉप टू बॉटम आप लोग क्या पढ़ते हो मैम, साइज इंक्रीज होगा, यस बोलो साइज इंक्रीज होगा। Yes, ma'am. जो आपका न्यूक्लियस है और जो आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस और आपके आउटर मोस्ट शेल का, राइट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इजी रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इजी रहेगा तो उतनी जल्दी वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और जितनी जल्दी वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, बोलो हाई। हाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे आप एक और चीज भी लिख सकते हैं कि जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो साइज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको एक डब्बे में कर लो बंद, इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा ठीक। ठीक है, ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, बस कंसेप्ट अपना ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो अगर मैं सेम चीज बात करूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होगा, देखो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज कम तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। और आप ये लोग डिफाइन कर सकते हैं टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट भी। ठीक है, तो ये जो दो मैंने बॉक्स बनाया ना, बस इसको माइंड में ध्यान रखना, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के सारे क्वेश्चन करूंगे। अगर मैं इसका थोड़ा सा और लैंग्वेज, अगर मैं थोड़ा सा और वर्ड बोलूं आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी वही होगा मेटेलिक कैरेक्टर, बोलो जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, Yes, ma'am. है यस ना। मैम। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा हो गया, फिर सीजियम ही हो गया, क्योंकि भैया एल्कली मेटल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ओके। अभी आगे आएंगे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ बेटा, चाहे आपको कहीं लिखा मिले रिड्यूसिंग पावर या कहीं लिखा मिले रिड्यूसिंग एजेंट, एक ही बात है। क्या होते हैं रिड्यूसिंग पावर, किसकी रिड्यूसिंग पावर या किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जो दूसरों को, जल्दी बोलो, रिड्यूस कर दे, Reduce खुद को क्या करे, खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे। और सेम अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये क्या करेंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस। अब तुम मुझे ये बता दो कि मेटेलिक करेक्टर, जो आपका मेटेलिक करेक्टर्स है उनकी कैसे क्या रहेगा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रहेगी कम रहेगी, और ऐसे ही आपको उसका भी बताना है नॉन मेटेलिक के केस में भी। तो जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर, इधर देखो, मान लो किसी एलिमेंट का जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी, है ना। इलेक्ट्रोकेमी कहाँ पढ़ा था इसको हमने, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा नॉन मेटेलिक करेक्टर के लिए,
ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। वेरी गुड। क्या बोल दूंगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एजेंट इसको होगा। भी बंद कर दो नॉलेज बॉक्स में, एज सेड बाय अंकुश। यस मैम। इसको क्लाउडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद आ जाओ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां पे ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चे जहां फंसते हैं, जहां मैं देख पा रही हूँ अभी तक, है ना, 3-4 सालों में जितना मैंने देखा है। इधर देखो, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, एक तो ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आ ही जाता है, मतलब हर अल्टरनेटिव ईयर्स पे तुम्हें मिलता है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर बताने का, कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन एम्फोटेरिक होगा। तो इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी आगे जाके, टेंशन मत लेना। तो अब तुम बस ये बता दो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, हाँ या ना? यस मैम। हाँ मैम। Yes, ma'am. अगर मान लो मैं बात करती हूँ सिंपल कैल्शियम की, तो कैल्शियम को जब आप पानी में डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड में OH है ना, यानी कि पानी में OH नेगेटिव देगा। तो मैं बोल सकती हूँ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेचर। ओके, और अगर मैं बात करूं आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, वो क्या होगा? Acidic. वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ये तो बात हो गई ओवरऑल, जनरल बात हो गई, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो कैसे पहचानोगे वो भी मैं बताती हूँ। वो आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगी कि कैसे आप बताओगे एम्फोटेरिक है या एसिडिक होगा, बेसिक होगा, 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। अभी ये याद रखो क्योंकि हम एप्लीकेशंस डिस्कस करें तो उसको ज्यादा नहीं हम कंफ्यूजिंग करते हमारे लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी ना ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। आपको क्या मिलेगा पेपर में जब आप एमसीक्यूज देखोगे, आपको ना आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी होगी, मैं अभी करवाऊंगी क्लास में तुम लोगों को, टेंशन मत लो। आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, ऐसे लिख के दे देंगे आपको। वो कहेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी है 1, 2, 3, हमें नहीं पता एलिमेंट कौन सा है, और आपको ना 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको बताना होगा कि बताओ भैया ये कौन से एलिमेंट का है। और ये हम बता ही नहीं पाएंगे जब तक हमें ट्रिक ना पता हो, क्योंकि हम, हो सकता है कि किसी केस में आंसर आ भी जाए, लेकिन हो सकता है कि एक केस में हमें ऑप्शन बिल्कुल ही सेम लग रहे हो कि क्या होगा, तो वहां पे हम फंसेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है हमें पता लगाने का, कि अगर आपको बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गए ना, तो आप पता लगा लोगे कि भैया कौन सा एलिमेंट है। बताओ, पता लगा लोगे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो? अगर Yes, 1 है, ma'am. एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 का है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 के है, 3 है तो 13 के, 4 है तो इस तरह से आता है ना करने, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना आता है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रिक ये है, ध्यान से सुनना, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट X है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको किलो जूल पर मोल में भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, जूल पर मोल में भी दे सकते हैं, उनकी इच्छा, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दे सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सिंपल आपका फिजिकल के लिए था, ध्यान मत देना इस पे, आ जाओ। तो एक एलिमेंट है X, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड वाली है 15 एंड थर्ड वाली है 70। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑप्शन नहीं लिखा है, आपको बताना है कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जो ये आपने X एलिमेंट लिखा है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम, आ गया। सभी को आ गया, जितने भी 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन Yes, बताना। ma'am. तो इसके लिए ट्रिक क्या है बच्चे, आ जाओ इधर। आप क्या देखेंगे ना, ध्यान से इनकी वैल्यूज को देखेंगे। 8 से 15 पे गए, 8 से 15 पे हो गए तो ऑलमोस्ट ये डबल है, 2 टाइम्स है, हाँ या ना? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. 15 से 70 पे गए तो ऑलमोस्ट कितने टाइम चाहिए? 15 5 जा कितना होता है? 75। तो हम मान लेते हैं 4.5 टाइम्स है, इतना अप्रोक्स मान सकते हैं ना। तो आपको ये देखना है किन दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? आयनाइजेशन एनर्जी 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे करके, खींच दी। अब देखो इस Yes, लाइन ma'am. के ऊपर कितनी आयनाइजेशन एनर्जी है? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे?
2। ठीक है, यानी कि जो एक्स एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, यानी कि ये कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आओ, एक और 2 और एग्जांपल करते हैं, 3 में तो बहुत आ जाएगा तुम्हें समझ में। यहाँ पे आओ, 20 से 350 पे गए तो देखना कितने का चेंज हुआ, लगभग लगभग कितने का हुआ, 17 17 का, हाँ 17 टाइम्स हो गया। यहाँ पे आओ, 350 से 560, ये तो डबल भी नहीं हुआ इसका, इसको तो छोड़ो। 560 से 2200 कितना हो गया इसमें, देखो एक बार, 4 टाइम्स कितने टाइम्स, 4 3 3 टाइम्स हो गया, पक्का। यस मैम। मैम ऑलमोस्ट 4 हो गया ना। मैम 3 पॉइंट कुछ हो सकता है अप्रोक्स। क्या बोल रहे हो तुम? मैम 3.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स। यस मैम। 4 टाइम्स आ रहा है। ओके। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया, आई थिंक 20, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, यस मैम, तो ग्रुप 2 1 1 2 एक सेकेंड आई एम सो सॉरी, क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट रुकना। कुछ गड़बड़ किया है मैंने, आई एम सो सॉरी, एक गड़बड़ कर दिया है। तभी मैं सोचूं, यहाँ पे वो करो, 22,000 है, नोट 2200, 22,000 करो इसमें, 22, इसको करो 4, इसको करो 22,000। अभी क्या होगा आंसर, मैम, तो यही वाला होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन करो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे तुम्हारे, 3 आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। जैसे इसमें आओ, 7 से 60 पे देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 60 से 90 नहीं है, तो यहाँ पे जिसमें ज्यादा डिफरेंस है वो खींचो लाइन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास एक है 100, एक है 150, एक है 1500 के आसपास, या 2000 लगा लो, 1500 लिख लो। तो किसमें ज्यादा डिफरेंस है, 150 से 1500, तो खींच दो लाइन जहां पे ज्यादा डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन। टेंशन मत लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, और जो नहीं करेंगे, मतलब जो क्लास में नहीं होंगी तो टेंशन मतलब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करा दूंगी, उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, आगे चले। यस मैम। चलो, Yes. यस मैम। ओके ओके, उसके बाद आओ, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो काम है ना, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी से पुट्ठा काम है ना, बिल्कुल ही उल्टा है, रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती थी, है ना, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी होगी वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन आप किसी में ऐड करोगे, जब आप इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी या गेन एब्जॉर्ब होगी, Absorb. नहीं, कैसे वो होगी रिलीज होगी ना। रिलीज होगी ना। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये कैसे करोगे, आपको ऐसे डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा सोचे मैम रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, लेकिन एनर्जी रिलीज होती है जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो इन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। लेकिन आपको इसकी भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आपको साफ पता चल जाएगा। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन रहा है, फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बन रहा है तो भैया जी एनर्जी रिलीज होगी। और जो बंदा इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल बन रहा है, जैसे जी हमारे नोबल गैसेस, याद करो, जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम का क्या होता है, 1s2 होता है, राइट। यस मैम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इसको भैया चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा, या इससे भी और अच्छा ले लो, नियोन ले लो, है ना, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, उस केस में एब्जॉर्ब होगी। ये आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, जनरली क्या होता है,
जनरली ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम में। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमें पढ़ना क्या है। जैसे देखो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सपोज आपको मैं एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोई ऐसा एलिमेंट नहीं लेके चल रही हूँ, सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, ए नेगेटिव बन जाएगा, गैसियस स्टेट में बात कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ मैम। चलो, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी होगी, अभी मैंने कहा एनर्जी रिलीज होती है नेगेटिव होगी, तो अपनी मर्जी से मान लो 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो गई है, अपनी मर्जी से मान लो। क्लियर है सभी को? देखो एक बार इधर, ओके कितना मैम। क्लियर है? चलो, Yes, ma'am. हाँ मैम। ए नेगेटिव बन चुका है अनायनिक स्पीसीज। अब आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो आप बना रहे हो A2 नेगेटिव, मतलब पॉलीवैलेंट एटम हो गया। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, वैलेंसी एक से ज्यादा होगी ना, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, इनको हम पॉलीवैलेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चे, ध्यान से सुनना, इसमें जो एनर्जी अगर मैं तुम्हें बोलूं देखो, जैसे ही आपने ए नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन डाला, A2 नेगेटिव बन गया। अब तुम खुद सोचो, क्या इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एब्सॉर्ब होगी? वो पहले ही बंदे के पास इलेक्ट्रॉन है, तुम और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो जितनी Repulsion. एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा तुम्हें देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या होता है बेटा, सेकेंड स्टेप में पॉजिटिव होता है हर Positive. केस में। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑक्सीजन वाला, और वही पेपर में पूछते हैं, चाहे भैया वो जेई मेन हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो हमारा नीट हो। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप तो एक्सोथर्मिक ही रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और सेकंड स्टेप क्या रहेगा बच्चे, एंडोथर्मिक रहेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए Yes, मैम। ma'am. ठीक है, ओके। तो अभी मान लो यहाँ पे 1000 किलो जूल पर मोल आपको भैया जी एनर्जी देनी पड़ गई इसमें। ठीक है, तो एक काम करो, इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करने से क्या होगा देखना एक बार, ए नेगेटिव से ए नेगेटिव गया, ए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन A2 नेगेटिव, यही बनेगा। देखो इधर, Yes, ma'am. अच्छा अब क्या करो, माइनस कर दो, 1000 में से 100 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? या एक काम करो, 9. डाउट में मत रहो, ये देखो नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो भैया नेगेटिव में होगी, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होगी। तो 100 में से 1000 में से 100 गई 900, तो ओवरऑल क्या आई आपकी वैल्यू, पॉजिटिव। तो यानी कि हाँ, मैम। क्या मैं यहाँ पे एक लाइन बोल सकती हूँ क्या, कि जो आपके ये पॉलीवैलेंट होगा, मतलब जिसमें आपका 2 नेगेटिव बन रहा है, या ऐसे ही 3 नेगेटिव बने, कहीं पे 4 नेगेटिव बने, तो उस केस में तो हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। यानी कि किस केस में सिर्फ एक्सोथर्मिक होगा, फर्स्ट स्टेप में एक्सोथर्मिक होगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. हाँ मैम। तो यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, चले आगे। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, 1 बाय 1। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। क्या ये बात ठीक है? नो मैम, यस मैम, है Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, क्या ये वाली बात भी ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश। Yes, ma'am. तो इसमें मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो तुम नोट्स बना रहे हो, तुम भी स्पेस छोड़ देना। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, जो भी मैंने बनाया ये वाला, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट आयन हैज ऑलवेज डेल्टा एच पॉजिटिव। क्या ये भी ठीक लिखा हुआ है? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी मुझे ये देखो, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, नाजिया? ओके उसके बाद यहाँ पे देखो, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, आप लोग क्या करते हो, जो हमने 11th में सीखा है बेटा, हमने ये सीखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सेम ही बात है।
यही पढ़ा है ना हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम ही बात है, ये वाली चीज हमने सीखी है। लेकिन एक छोटू सा डिफरेंस ये होता है, दोनों का साइन अपोजिट होता है, बाकी सब सेम होता है और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन में चेंज रहता है। मनस्वी तुम कल की क्लास में नहीं थी क्या बेटा? मनस्वी वशिष्ठ? नो मैम। वाई? मैम एक्चुअली ना बायो का ट्यूशन पढ़ गया था उस टाइम पर। अच्छा तुम्हारे पास बायो भी है? यस मैम। मैम बोर्ड्स आ रहे हैं ना तो सिलेबस ज्यादा रह रहा है तो सर ना 2-2 बार क्लासेस ले रहे हैं MWF में। अच्छा, और नीट का फॉर्म फिल, ओ सॉरी जेई का फॉर्म फिल कर दिया तुमने? मैम आज करूंगी, मतलब पापा कह रहे थे कि आज करवा देंगे क्योंकि EWS का सर्टिफिकेट बनवा रहे थे ना तो वो बन के नहीं दे रहा है। तो फिर पापा कह रहे थे कि ज्यादा लेट हो जाएगा तो फिर आज फिर डायरेक्ट जनरल से फॉर्म फिल कर देंगे। अच्छा हाँ, जनरल से भी कर सकते हो क्योंकि फिर वो लास्ट में सेंटर भी दूर आएगा और वो साइट बिजी हो जाती है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, इधर आ जाओ आगे। ओके, तो मैंने आपको एक चीज बता दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन में चेंज है, तो इसमें ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव दिखे वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव। अगर सेकेंड वाली पॉजिटिव है तो एफिनिटी क्या हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। और नेगेटिव। ऐसे में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अभी मैम ऐसे ना हमें ना मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, तो पहले ना कॉन्सेप्ट मैम। देख लो फिर हम क्वेश्चंस भी करते हैं इसके। ठीक है, चले आगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जनरली हम डेल्टा एच से दिखाते हैं, तो वो माइनस ऑफ EA होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जनरली आपको पेपर में डेल्टा एच मिलेगा, EG मतलब समझ जाना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। वैसे वो लिख के भी देंगे क्वेश्चन में, टेंशन मत लो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताऊं? फर्स्ट देखो इधर, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो बेटा किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वो वाला प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है बेटा। लेकिन यहाँ पे भी क्या करेगा? एग्जामिनर आपको फंसाएगा। ठीक है, वो फंसोगे कैसे या नहीं फंसोगे वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्योंकि हमें क्या आदत होती है मैम, A+ किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डाला, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन मान लो सेम चीज वो ये दे देता, आर्गन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक होगा? देखो एक बार कंसेप्ट लगाओ, इसमें बेसिक कंसेप्ट लगाओ इनऑर्गेनिक का। बोलो, अगर तुम आर्गन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो क्या प्रोसेस फेवरेबल होगा या नहीं होगा? तुम ये बताओ मुझे। नो मैम, नहीं होगा। नहीं होगा। No, क्यों ma'am. नहीं होगा? क्योंकि ये नो नोबल गैस। मैम। ओके, अगर मैं ये ले लूं H में एक इलेक्ट्रॉन डाल रही हूं मैं और H नेगेटिव बन रहा है, तो ये क्या प्रोसेस फेवरेबल होगा? आई मीन क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ। एक्सोथर्मिक होगा मैम। होगा। होगा और मैम। ये क्वेश्चन है तुम्हारा जेई मेन का। तुम्हारे जेई मेन में मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो मुझे ईयर तो याद नहीं है, 4 ऐसे लिखे हुए थे ऑप्शन और आपसे पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। एक मिनट, क्या क्वेश्चन था? 4 ऑप्शन थे, हाँ 4 ऑप्शन थे और उसमें ऐसा पूछा हुआ था कि जो ये चारों लिखे हुए हैं उसमें से आपको ये बताना था कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं होगा या एक्सोथर्मिक नहीं होगा। तो आपको ना ये लिख के देखना था तब, नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो मोस्टली बच्चे इसमें एक्सोथर्मिक लगा के आते क्योंकि हमें पता है कि भैया मैम ने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा। तो एक बार देख लेना भैया कि नोबल गैस तो नहीं दे रखा, नोबल गैस के लिए वैलिड नहीं है ये। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आ गया ये वाला क्वेश्चन, यहीं पे ही दे दिया है मैंने। चलो इधर आओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी। क्लोरीन 17 होता है, 287। या इसमें ना इसको ऐसे मत लिखो बच्चों वाला, जो हम वो पढ़ते हैं 1s2 2s2 करके, वैसे करो। नियोन का कितना होता है? 10। यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? 3s2 3p5। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्या बन रहा है? इधर देखो 3s2 3p6। 3p6। तो ये प्रोसेस क्या है? फेवरेबल है। तो मैं बोल सकती हूँ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो बेसिकली है वो नेगेटिव होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। देखो एक बार इधर। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। चलो, बहुत बढ़िया, इधर आओ।
ये तो वही आ गया। नियोन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो भैया जाएगा कहाँ, 2p7 तो होता ही नहीं है। 3s में जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। स्टेबल कौन सा है, नियोन वाला या नियोन नेगेटिव वाला? मैम मैम नियोन। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें, पॉजिटिव हो जाएगी। या तो बोलो लेस वैल्यू हो जाएगी या आप बोल सकते हो पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों बोलने में ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत बोल दिया, नेगेटिव क्यों नहीं बोला। या तो बोल दो लेस वैल्यू होगी, नेगेटिव में कम होगी, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो होगी नेगेटिव, या आप इसको ये भी बोल सकते हो जीरो वैल्यू होगी इन केस ऑफ नोबल गैस। तो ध्यान रखना, ये नोबल गैस में मत लगा देना कि मैम ने तो बोला था एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो देख लेना कहीं नोबल गैस भैया जो नहीं बैठे आगे, है ना, नोबल गैस अगर आ गया तो रुक जाना वहां पे, क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहे हैं। आई होप कि अभी तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, 5 बजे तक लूंगी बस ये क्लास, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। आगे आओ। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है। अभी ना जल्दी जल्दी देखते जाओ। क्या जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, या मैं ये बोल दूं जितनी अट्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, है ना, लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन तो प्यार। इस वाले चैप्टर को ना डेली लाइफ से कनेक्ट करके करोगे ना, इतना इजी चैप्टर लगेगा जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब मैं तुम्हें फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेती, है ना, तो तुम हंसते भी, बोर भी ना होते, लेकिन इतना टाइम है नहीं, हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है हमारा, है ना। तो सिंपल ऐसे याद रखो, जितना अट्रैक्शन उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस यस मैम। मैम। ओके, यस मैम। सेकंड पॉइंट पे आओ। जितना साइज उतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूर भाग रहा है बेचारे में अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद आओ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड आर स्टेबल। ये तो हर जगह टपकते हैं, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबल होंगे, ठीक है। मतलब उस केस में क्या होगा, उस केस में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आपको पता ही है नेगेटिव होगी। समझ रहे हो? यहाँ पे Yes, मैं sir. लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या बोल दो लेस पॉजिटिव होगी। नोबल गैस के केस में कई बार बोल देते हैं जीरो होती है, सॉरी एक सेकेंड रुको, पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, बस कंसेप्ट ध्यान रखो, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम आते हैं जैसे हमने पहले वाले में किया, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी में, ऐसे ही हम इसमें करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम में। कैसे करेंगे, आपको क्या बताना है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है। और ध्यान रखना, हमें चेक करना है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी। क्लियर है सभी को? समझ रहे हो? मैं यहाँ पे लिख Yes, देती हूँ, ma'am. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतनी ही डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी। दूसरा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये वाला पॉइंट भी नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे चले? यस। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी ज्यादा होगी? ज्यादा का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ। ज्यादा रहता है अभी बेटा तुम्हारा, जल्दी करो। हाइड्रोजन की होगी, हीलियम तो भैया जी नोबल गैस है तो उसका तो पॉजिटिव में होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी नेगेटिव में होगी। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड। आगे आइए, यहाँ पे देखो पीरियड नंबर 2 में, तो नियोन तो भैया नोबल गैस है तो इसको मैं तो कहती हूँ सबसे पहले ही लिख दो, इसकी सबसे कम होगी, ठीक है ना, सबसे कम होगी ना इसकी, देखो। यस मैम। ओके, उसके बाद है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक काम करो, जो आपकी फुल्ली फील्ड वाले हैं और जो आपके हाफ फील्ड वाले हैं उनको पहले लिख लो। देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे 2 बातें लिख रही हूँ। एक तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, इसको ध्यान में रखना।
दूसरा ये ध्यान रखना कि जो आपके फुल्ली फिल्ड होंगे और जो हाफ फिल्ड होंगे उनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या बोल दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देती हूँ, पॉजिटिव होगी या 0 होगी। ठीक है, तो अब तुम देखो नियोन के बाद कौन आएगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है तो नाइट्रोजन आएगा या बेरिलियम आएगा? मैम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। मैम बेरिलियम आएगा, वो फुली फिल्ड होता है ना। देखो ना, देखो इधर लेफ्ट टू राइट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। हम किसका ऑर्डर रख रहे हैं, डिक्रीजिंग उसमें लिख रहे हैं ना, पहले हम इंक्रीजिंग उसमें लिख रहे हैं, पहले हम सबसे कम वाली लिखेंगे, धीरे 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 फिर हम बढ़ेंगे ना, तो पहले तो बेरिलियम आ जाएगा, देखो ना ध्यान से, यस मैम। फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना। अब अपना वैसे शुरू कर दो। अब क्या होगा यहाँ पे, किसकी ज्यादा होगी देखो, लिथियम की, यस मैम। फिर बोरोन की, फिर कार्बन की, और फिर ऑक्सीजन की, और फिर फ्लोरीन की। देखना एक बार ध्यान से, यही होगी, यस मैम। है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल। पहले जो फुल्ली फिल्ड है उनको खिसका लो, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिखो, आर्गन की लिखो सबसे कम, उसके बाद सबसे कम किसकी होगी मैम, सबसे कम होगी फुल्ली फिल्ड या हाफ फील्ड की। तो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड तो यही है, मैग्नीशियम एंड फोस्फोरस। फिर हमें डिसाइड करना है मैग्नीशियम और फोस्फोरस में से किसकी ज्यादा होगी, तो फोस्फोरस की ज्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है और बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस फिर उसके Yes. बाद वही अपना जो रेगुलर ट्रेंड है, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और आपका आ जाएगा फिर फोस्फोरस, और फिर आपका आ जाएगा क्लोरीन। सल्फर भूल गई क्या मैं? मैम मैम फोस्फोरस की जगह सल्फर है। फोस्फोरस आ गया। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, ऐसे Yes, क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको ना अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इतने नहीं मिलते, इतने सारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तुम टेंशन ना लो, 4 या 5 ही मिलते हैं। ये तो क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम सारों को साथ लेके ही चलेंगे, है ना, ताकि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए हम कर ले। बस अपना कंसेप्ट मत भूलना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे इसको, नीचे वाली को, रुको मैं लिख देती हूँ। पहले प्रायोरिटी देंगे नंबर 2 को, देन 1 को। पहले आप देखेंगे फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड को, ठीक है, फिर आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट वाले में कौन आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना नोबल गैस की तो सबसे कम होती है, उसको पहले ही कम कर दो सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया सभी को, आगे चलूं? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, शाबाश। यहाँ पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे एक चीज लिखो कि जो थर्ड पीरियड की, या सिंपल लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड। ये हमेशा वैलिड होगी, ये बात हमेशा सही होगी, ये वाली बात। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है थर्ड पीरियड की ज्यादा होगी सेकंड पीरियड से। क्या मतलब है इसका, देखो थर्ड पीरियड का कोई एक एलिमेंट ले लो। अगर मैं बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन तुम्हारा थर्ड पीरियड का है, फ्लोरीन तुम्हारा सेकंड पीरियड का है। ठीक है, तो अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में कैसे देखना है। देखो हम समझते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर दो, बेसिकली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक है, आपको पता है, आप मुझे ये बोलोगे मैम फ्लोरीन तो, बल्कि फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। बोलो हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, मैं पहले बता रही हूँ, समझ रहे हो इस चीज को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्यों ऐसा, ध्यान से सुनो। फ्लोरीन का आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा। ठीक है, 1s2 2s2 2p5, 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, आना चाहेगा तो फेवरेबल भी होगा प्रोसेस, क्योंकि 2p6 बन रहा है। लेकिन क्योंकि 2p का जो साइज है वो छोटा है,
जबकि क्लोरीन में क्या है 3s2 3p। तो एक तो भैया जी इतना है और एक इतना है, इलेक्ट्रॉन को आना है, पहले ही उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो फ्लोरीन के केस में क्या होता है ये देखा गया कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ p ऑर्बिटल इन केस ऑफ फ्लोरीन। जबकि इन केस ऑफ क्लोरीन क्योंकि 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन आ भी जाएगा तो रिपल्शन वो फेस नहीं करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस है वो क्लोरीन के केस में ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसलिए मैंने ये लाइन बोली है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड। ऐसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में भी सल्फर की ही ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, सेम रीजन। ऐसे ही नाइट्रोजन फॉस्फोरस में भी क्या होगी, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। ऐसे ही सिलिकॉन कार्बन में सिलिकॉन की ज्यादा होगी। एल्यूमिनियम और क्या बोलते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम में भी क्या होगा, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। क्या ये जो मैंने बोला है पूरी कहानी सुनाई है समझ में आई? Yes, ma'am. अभी अगर आप लोगों ने इनको देख लिया ना नीचे तो पक्का कंफ्यूज हो गए होगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे सीखो। देखो सबसे पहले आते हैं हम जो हमारे लिए इजी है, पहले हम आते हैं ग्रुप 14 पे। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी, ये तो तुम लोगों को पता है। Yes, ma'am. एक सेकंड रुक जाओ। हाँ तो अभी मैंने बोला सिलिकॉन की ज्यादा होगी, तो यहाँ पे तो सिंपल है, काशी गए शिव पार्वती, बाकी सब सेम है, सिलिकॉन ऊपर आ गया। तो ये तो हमारी जो मैंने एक लाइन लिखी है वो सही सही वैलिड हो रहा है यहाँ पे, है ना, सही सही लग रहा है। क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. अगर मैं ग्रुप 15 पे आऊं तो इसमें भी सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। देखो सब Yes, कुछ ma'am. न्यूज पेपर असा सब भी है ना, ये निमोनिक्स है। फॉस्फोरस पहले आ गया नाइट्रोजन से तो ये भी ठीक है, बाकी सब सेम है। मैम इसमें आ जाओ, ग्रुप 17 में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज है, क्लोरीन आ गया ऊपर, यानी कि 14, 15, 17 में तो बस सेकंड जो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो सेकंड वाले से पहले आ गया है, बाकी सब सेम है। लेकिन एक्सेप्शन किसमें है, यहाँ पे। तो यहाँ इसको क्या करो आप लोग, बॉक्स बना लो। इसको आप क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है तगड़ी वाली एक्सेप्शन आ गई है और इसको आपको लर्न करना है। चलो देखो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, बोरोन एल्यूमिनियम के नीचे आना चाहिए था, लेकिन बोरोन भैया देखो कहाँ गए हैं, कहाँ गए, बिल्कुल नीचे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, ये एक्सेप्शन है भैया जी, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन वैसे जनरली 14, 15, 17 से ही आ जाता है। हाँ 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 में भी क्या होता है, ओ सर सी द प्रॉब्लम, ऑक्सीजन भैया आने तो कहाँ चाहिए थे, सल्फर के नीचे, लेकिन आ गए हैं क्या, सबसे नीचे। ठीक है, Yes, ma'am. चलो ओके अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर वाला, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ओ सर, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है, सल्फर और क्लोरीन की तो क्या होती है, ज्यादा होती है ना, बोलो। लेकिन अब सल्फर और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी, कैसे डिसाइड करोगे कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होती है, तो सल्फर वाले की ज्यादा हो जाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सल्फर वाले की ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन वाले से। हम क्लोरीन की होगी। किससे बोला मैंने, एक मिनट रुको, सॉरी 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 सॉरी, ये ग्रुप 16 का है और ये ग्रुप 17 का है, ठीक है। सल्फर और क्लोरीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन और ऑक्सीजन से। सल्फर और क्लोरीन का कैसे डिसाइड करोगे आप कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है तो क्लोरीन पहले आ जाएगा, फिर सल्फर आ जाएगा, फिर फ्लोरीन भैया आ जाएंगे और फिर ऑक्सीजन जी आ जाएंगे। क्लियर है सभी को?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद आओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं फटाफट, यहाँ से क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं आता, मेन हमने सीख लिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप बोल सकते हो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, इधर देखो यहीं से डिफरेंस अराइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसमें। देखो अगर मान लो मैं HCl ले लूं, तो आपको पता है Cl और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ना? तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ वो पुल करेगा, तो वही ये बोला है अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यू कैन से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में ही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगाएंगे, जबकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कर रहे थे? एक एटम पे लगा रहे थे, मतलब एलिमेंट बोल दो, एटम बोल दो, आपकी मर्जी है, उस पे लगा रहे थे। समझ में आया डिफरेंस तुम लोगों को? Yes, ma'am, आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, डिफरेंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो प्रॉपर्टी है बॉन्डेड एटम की, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड एटम की। यही बोलते हैं ना आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? सिर्फ अट्रैक्ट करते हो आप इलेक्ट्रॉन को। समझ गए? लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाक से। मैम एफिनिटी में एक्सेप्ट कर रहे थे ना इलेक्ट्रॉन? हाँ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? ओके मैम। ठीक है, अट्रैक्ट ही कर रहे हो ना इसको। चलो आगे आते हैं हम, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो, तो फैक्टर इफेक्टिंग में क्या है? कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले जेड इफेक्टिव। अब तुम देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है? अट्रैक्शन होती है, तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोल सकती हूँ मैं? यस मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे आइए, व्हाट अबाउट साइज? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। Yes, ma'am. शाबाश। एक और फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ EN, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। अगर Yes, ma'am. Yes, ma'am. sp2 है, sp3 है, आपको पता है 50% होता है, इसमें कितना होता है? 33% होता है, और इसमें 25 पॉइंट समथिंग होता है, ऐसे ही होता है ना? तो जितना ज्यादा Yes, एस yes, ma'am. करेक्टर Yes, उतना ma'am. ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, और ध्यान रखना जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ही एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में पढ़ा था हमने। फोर्थ वाला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे? फोर्थ वाला पॉइंट लिखोगे कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपका पॉजिटिव चार्ज लिख दो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। सेम फैक्टर ध्यान रखना है। अब मैं ना थोड़ा अपना पेस बढ़ा रही हूँ क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। क्लियर है? यस। Yes, ma'am. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद है इसमें ध्यान रखना ग्रुप 15, यहाँ पे लिख लो, ग्रुप 15, 16, 17, 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। मतलब नो एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही होगी इन केस ऑफ ग्रुप 13 और 14। ठीक है, सिर्फ एक हमारा ग्रुप 13 है और ग्रुप 14 है जिसमें क्या होगा? एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन क्या है? इधर देखो एक बार, होना क्या चाहिए? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यही होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बिल्कुल ही पलटी मार रखी है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बोरोन की, फिर होगी टेलुरियम की, फिर इंडियम की, गैलियम की, देन एल्यूमिनियम की। अब आप यहाँ पे बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और ध्यान रखना ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ग्रुप 14 में क्या है मैम? ग्रुप 14 में ये होता है, देखो कार्बन की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद ना जो ये है आपके सिलिकॉन हो गया, देखो कार्बन की सबसे ज्यादा होगी लेड, फिर उसके बाद क्या होता है? जो ये सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होती है, इनकी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
सिर्फ आपको ग्रुप 13 में लर्न करने की नीड है, अदरवाइज ग्रुप 14 आप कर लोगे आराम से। सिलिकॉन और इवन अगर बोलो तो लेड और सिलिकॉन की भी जो होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, बाकी सबकी अप्रोक्सीमेट सेम होती है, लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप 13 ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रख लोगे Okay, ध्यान। बैंगन Yes, आलू ma'am. गाजर इन थैला, आलू सबसे नीचे चला गया है, ठीक है। फिर ऐसे कर दो ना, बैंगन सबसे नीचे आलू, फिर चलो गाजर इंडियम, फिर थैला थैलूरियम, ठीक है। चलो इसके बाद है, ओके, इसके बाद मेरे को एक चीज और बतानी थी, कहाँ गई वो। ओके, तो हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखनी है, तो आप आ जाओ यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ, मुझे स्पेस चाहिएगा। इसमें क्या होता है, कार्बन, लेड, सिलिकॉन, टिन, जर्मेनियम की ऑलमोस्ट सेम रहती है, और ग्रुप 15, 16, 17, 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। अभी आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखनी है मुझे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, देखो एक बार। यहाँ पे लिथियम, मैं डी ब्लॉक वाले नहीं लिख रही हूँ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन को छोड़ दो, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और आपको ये पता भी होगी, पोलिंग स्केल जिसको बोलते हैं उस पे 4.0 होती है इसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, यस मैम। है ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब क्या करो, 0.5 कम करते जाओ, यहाँ पे कर दो 3.5, इसकी कर दो 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 कर दी। यस मैम। और आपको पता है सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। देखो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, इससे मैं देख रही हूँ, लेकिन आपको याद करने का मैं तरीका जरूर बता दूंगी अभी कैसे करनी है, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, इधर देखो, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन, Iodine. ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर। आपको जिस जिसकी याद रखनी है मैं बता दूं। अब आप याद रखेंगे बेटा, क्लोरीन की आपको याद रखनी है, कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, नकल से याद रखेंगे, नकल। नकल मतलब N इज इक्वल टू Cl। तो जो N की होगी, जो नाइट्रोजन की होगी, वही तुम्हारी क्या होगी, क्लोरीन की भी होगी। तो क्लोरीन की भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, एक मिनट दो मुझे। ओके, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम। नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, न्यूज़पेपर, ठीक है, ऐसा सब भी। तो इसमें आपको सबकी लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान रखेंगे इसकी, फोस्फोरस की, ठीक है। तो जो जितनी भी आपकी कार्बन की है ना बच्चे, उसकी होगी आपकी आयोडीन की और सल्फर की। तो इसको कैसे याद रखोगे, इश्क से याद रखोगे, ISC, इश्क, ठीक है। तो जितनी आपकी कार्बन की होगी 2.5, उतनी बच्चे आयोडीन की होगी कितनी, इधर देखो 2.5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार आ जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन की हो गई है, आयोडीन की हो गई है, सल्फर की कितनी होगी, इधर देखो 2.5 होगी। ब्रोमीन की आपको याद रखनी है 2.8 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप याद रखोगे HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो जितनी ज्यादा फोस्फोरस की, जितनी फोस्फोरस की होगी आपकी, उतनी ही क्या होगी आपकी, हाइड्रोजन की भी होगी। और हाइड्रोजन की भी आपको पता होनी चाहिए 2.1 होती है, और फोस्फोरस की भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ फ्लोरीन की याद रखो, 0.5 कम करते जाओ, एक हाइड्रोजन की और याद रख लेना 2.1 होती है। बाकी नकल, इश्क और HP से याद रख सकते हो आप किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, किसकी सेम होगी, ठीक है, और किसकी क्या होगी, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर मान लो मैं एक ऑर्डर लगाना चाहूं, क्या तुम लगा सकते हो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये देखो इधर,
अगर मैं यहां से लगाऊं, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम होगी। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन की, फिर किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी आपकी सल्फर वाले की, आई, कार्बन एस, सी और फिर आपका HP। बस ये याद रख, अभी याद रख लो, नीट जेई तक, फिर भूल जाना बेशक बाद में, है ना। ये नहीं, क्योंकि ना कई बार ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ऐसी चीजें आ जाती है, लर्न होंगी तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद है बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे, बस अब ऑलमोस्ट चैप्टर इज अबाउट टू एंड। ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं कि आपके पास आ गया तो भैया कैसे पता लगाओगे, तो ध्यान रखना अगर आपको पता लगाना है कि आपका एसिड है, ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है, तो आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सल्फर का ऑक्साइड दिख रहा है बेटा, सिलीनियम की दिख रहा है, और आपको दिख रहा है टेल्यूरियम का। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करोगे जब भी आपका, ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है, साइड एटम सेम होता है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, कैसे पता लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे पता लगाओगे कि आपका गिवन ऑक्साइड क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो आप क्या करोगे, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की, और एसिडिक नेचर भी उसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये कब लगाना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम इज सेम। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का रह गया है, खत्म। फिर हम कल से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आओ, अभी क्या है, यहाँ पे देखो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे भी किसके बेसिस पे लगाओगे आप बेटा, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन कार्बन की, देन ब्रोमीन की। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट पे आओ, इसमें क्या सीन है, इसमें देखो मैम क्या है, NO है, N2 है, N2O4 है, N2O5 है। अब आप देखो साइड एटम का नंबर चेंज है ना, एक O3 है, एक में 4 ऑक्सीजन है, एक में 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम किसके बेसिस पे बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, या बोल सकते हो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो जल्दी से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यही आएगी, एक बार देखना तुम लोग भी, आती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, Yes, 2x ma'am. minus 10 is equal to 0, x is equal to 5। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड। अब आओ मैम, ये कैसे बताओगे, हाँ बेटा बोलो। मैम थर्ड वाले में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि O3 था, NCB था। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, अगर उसके बेसिस पे बता सकते हो, उसी बेसिस पे भी बता सकते हो, अगर आता है तो। नहीं आता तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से बताओगे। आगे आओ, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स को लर्न करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं, जेई वालों का, नीट वालों का फेवरेट होता है क्वेश्चन। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स ये हैं आपके 4, NOCO, N2O, H2O। फिर बोलूं, NOCO, N2O, H2O। तो ये कैसे याद रखोगे, नो को नाश हुआ। ठीक है, याद करने का तरीका है, नो को नाश हुआ, NOCO, N2O, वाटर। कर लोगे याद सभी के सभी, जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ, Yes, उसके ma'am. बाद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे लर्न करोगे, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। अब जनाबे कौन है, ZN है, अली कौन है, AL है। ओके, गाया कौन है, गैलियम है, बेकार कौन है, बेरिलियम है, पंजाबी कौन है, लेड है, और सॉन्ग कौन है, टिन है। ठीक है, Okay, ma'am. बेकार, इसमें कार का मतलब भी है क्रोमियम है, मतलब बेसिकली बेकार में आपके 2 एलिमेंट छुपे हुए हैं, बेरिलियम और क्रोमियम। तो ध्यान रखना, जनाबे अली ने गाया बेकार सॉन्ग, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड, टिन, बेरिलियम और क्रोमियम।
ठीक है, इसके अलावा नहीं है, आपको इसी में से पेपर में देखने को मिलेगा पक्का। कौन से वाला पेपर? जो आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे, मैं संडे की बात नहीं कर रही, ठीक है। ओके, ओके मैम। इसके बाद ना ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ना बहुत स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आपके स्टार्टिंग के जो 1-2 पेज है उसमें लास्ट लाइन आयुपेक नोमेनक्लेचर, तो ये पेपर में नहीं आता है। एनी क्या बोल रहे हो बेटा? एनी कहाँ पे है? लास्ट स्लाइड में एनी कहाँ है बेटा? मेरे को तो लिख रहा, बाद में पूछना। ओके, आयुपेक नोमेनक्लेचर में क्या होता है, देखो ये आपको याद करना है, ठीक है, हो जाएगा। देखो 0 का मतलब होता है नील, इधर देखो सारे बच्चे। 1 का मतलब होता है अन, ये कई बार आता है क्वेश्चन, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई कई बार आ जाता है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इजी है। 2 का मतलब होता है बाई, देख पा रहे हो आप। 3 का मतलब ट्राई, 4 का क्वाड, पेंट, 6 का हेक्स, एस का मतलब सेप्ट, ए ओक्ट, 9 इन होता है। निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट, इन। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। अच्छा, एनए पे कुछ नहीं है, एनए पे कुछ नहीं है बेटा, एनए पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, हो जाएगा ये वाला। कोई डाउट है तो पूछो मुझसे इसमें जल्दी। तो अगर मैं आपको बोलूं इसका नेम बता दो मुझे, तो क्या तुम लोग बता सकते हो? आपको कुछ नहीं करना, 1 है इसके लिए लिखोगे अन, ये क्या है नील, ठीक है, नील, और पीछे लगा दोगे ईएम, ईएम। ऐसे इसमें क्या करोगे, अन नील अन ईएम, ऐसे ईएम। अन नील इन ईएम। स्पेलिंग कोई बात नहीं, गलत भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से पता लग जाएगा। इसमें क्या लिखोगे, अन अन नील ईएम, सिंपल है और कुछ भी नहीं है, मुश्किल है नहीं है। ये देखो आप यहां से भी देख सकते हो, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ना चैलेंज हमारे लिए ये नहीं है, ये तो आप लिख लोगे, चैलेंज है हमारे लिए ये कि जो भयंकर भयंकर नेम है इसको लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि आ जाता है डायरेक्ट 101 जो है इसके करस्पॉन्डिंग ऑफिशियल नेम क्या था, किस पे रखा गया, मेंडलियम पे रखा गया, नोबेलियम, लोरेंशियम, ये याद करने में थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी आए, लेकिन इसके लिए भी मैं तुम्हारे लिए सबके लिए यूट्यूब से ढूंढ के आई हूँ ट्रिक, ठीक है। तो वो जो मैं रखवा रही हूँ आप लोग भी वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, पहले मैं लिख देती हूँ फिर पढ़ेंगे हम, पहले लिख लो सबके सब ट्रिक, है ना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं थी अपने टाइम, तो मैंने ये कभी किया ही नहीं, अब तुम्हें पढ़ाना है तो मुझे भी पढ़ के आना था। तो यहाँ पे लिखो मेंडलियम, नोबल, पहले लिख लो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है इसको। लो, आरएफ, डूब गया, सी में बोहर, हंसा, और जो मैं हिंदी में लिख रही हूँ हिंदी में लिखना तुम, बोहर हंसा, फिर लिखो स्पेस छोड़ के, मेरा ड्रीम एंड रॉयल, कैप्टन कोहली, नीदरलैंड और नीदरलैंड, फ्रांस और मॉस्को से लाइव एट 3 o'clock। पहले इसको लिख लो फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे याद करना है और यूज कैसे करना है इसको। लिख लिया सबने? ठीक है, ओके। मेंडली जो आपका मेंडलीव है उसने डिस्कवर किया, ठीक है, उसको हम किससे करें, 101 से 118 तक लर्न करें। तो जो मेंडलीव भैया थे उन्होंने डिस्कवर किया कुछ पीरियोडिक टेबल को, उसके लिए उनको क्या मिला, नोबल पुरस्कार मिला, नोबल लॉ मिला, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। तो मेंडलीवम से मेंडलीवम, नोबल मतलब नोबेलियम, लॉ से मतलब लोरेंशियम, ठीक है। उसको ये देख के रदरफोर्ड जो है वो सड़ गया, उसको देख के रदरफोर्ड क्या गया, डूब गया सी में, समझे, रदरफोर्ड डूब गया सी में। तो ये क्या है, रदरफोर्ड नियम, इस डूब का मतलब क्या है, डबमियम, ठीक है ना। सी में मतलब क्या है, देखो सी बोर्गियम,
समझ रहे हो ना, सीबोर्गियम। में का कुछ नहीं मतलब नहीं है, गया का कुछ मतलब नहीं है। फिर आया है बोहर हंसा, उसको देख के रदरफोर्ड भैया जी डूब गए, उसको देख के बोहर हंस रहा है, तो बोहर क्या है इधर देखो, बोहरियम, और हंसा को लिखोगे हैसियम। पहले एक बार ये खुद बोलो, फिर मैं आगे चलूंगी, क्योंकि खुद बोलोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हो गया क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Done. चलो आगे आओ, आगे आते हम। मेरा ड्रीम एंड रॉयल, तो मेरा क्या होगा इधर देखो, मेटनेरियम। ड्रीम स्पेलिंग को नहीं ध्यान देना आपको, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन से आप पता लगा लोगे। पूरा इतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आधा नेम भी रह जाएगा माइंड में तो चलेगा। ड्रीम मतलब बेटा डैम स्टेडियम, रॉयल मतलब रोंटेजियम। कैप्टन कोहली, कैप्टन कौन है देखो इधर, कोपरनिशियम, और कोहली क्या है कुछ भी नहीं है। नीदरलैंड निलहोनियम, फ्रांस मतलब है फ्लेरोवियम, और मॉस्को से लाइव, मॉस्को मतलब मॉस्कोवियम, लाइव मतलब देखो लिवरमोरियम, एट 3 o'clock, 3 का मतलब क्या इधर देखो टेनिसिन, एंड क्लोक, ओ क्लोक का मतलब क्या है ओगेनेसन। फिर से बोलूं, मेंडलियम को नोबेल प्राइज मिला, उसको देख के रदरफोर्ड डूब गया सी में, बोहर हंसा। मेरा ड्रीम एंड रॉयल कैप्टन कोहली, नीदरलैंड फ्रांस से लाइव एट 3 o'clock। मेंडलियम, नोबेलियम, लोरेंशियम, रदरफोर्डियम, डब्मियम, सीबोर्मियम, बोहर क्या है, बोहर क्या है मैं भी भूल रही हूँ, बोहरियम, हैसियम। ठीक है, फिर मेरा से क्या है, मेटनेरियम, ड्रीम मतलब क्या है ड्रैम स्टेडियम, रोंटेंजियम, कैप्टन का मतलब क्या है कोपरनिशियम, कोहली का मतलब कुछ भी नहीं है, नीदरलैंड क्या है निहोनियम, भैया प्रोनाउंसिएशन देख लेना, निहोन्शियम, फ्रांस क्या है फ्लेरोवियम, मॉस्को से क्या है मॉस्कोवियम, लाइव का मतलब क्या है लिवरमोरियम, मैं तो इसको बोल दूं लिवरमोरियम, वैसे इसका यही है प्रोनाउंसिएशन। 3 o'clock, 3 का मतलब क्या है टेनेसियन, एंड देन है ओगेनेसियन। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस तो मैम। यहाँ पे मेरी साइड से आपका पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब आप जब अपना एमसीक्यूज देखेंगे या पीवाईक्यूज अगर मैं बोलूं आप वो देखेंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लेंगे। हाँ, हो सकता है कि अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे हो वो आप ना कर पाए, तो वो कभी कभी आते हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हो, नहीं तो आप कर भी सकते हो। कुछ नहीं है, जो आपने 9th-10th में पढ़ा था, डोबर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलियम पीरियोडिक टेबल, वही छोटी छोटी चीजें हैं, वही उसमें मिलते हैं। 1-2 क्वेश्चन आए हुए बहुत पहले, बस कभी कभी आ जाते हैं अगर उनको पेपर टफ करना होता है तो जेई नीट वालों को, अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज जितना मैंने करवाया है उतना ही आता है। जेई में इनके पीवाईक्यूज सोमेश सर आप लोगों को दे देंगे, और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तुम्हारी कल तक। ओके मैम।